आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने किया था मास एंड वेट से पहले तक का, यानी कि ये प्रीफिक्सेस क्या लगाते हैं हम लोग एसआई यूनिट्स में, है ना। पीछे क्या लगा सकते हैं, जैसे ग्राम है तो पीछे हम मिली लगा सकते हैं, ठीक है। माइक्रो लगा सकते हैं। तो यही सब लगा के क्या होगा, उसकी यूनिट थोड़ी छोटी या बड़ी यूनिट में चली जाएगी, ठीक है। तो चेंजेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम मास वेट ये सब कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो ये, मास और वेट ये अलग अलग कैसे होते हैं, ये बताओ। या एक ही चीज होती है? अलग अलग। अलग अलग कैसे होते हैं? अलग मास क्या है और वेट क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। क्या है वो, मास या वेट? मास। हाँ, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर है ना, वो टोटल मिला के मास हो जाता है। क्लियर? अमाउंट। और वेट क्या है फिर? ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी फोर्स कितना लगता है। यहाँ से पढ़ पढ़ के बता रही हो या पहले से पता है? नहीं सर, पता है, 10th में हुआ था हाँ, फर्स्ट वही में। चीज। तो वेट क्या हो गया कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है किसी प्लैनेट पे होने की वजह से, है ना, वो उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है। यानी कि एक तरह से mg बोल सकते हैं। MG। सही है ना। अब यस ये सर। g अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग होगा। हम लोगों के प्लैनेट का g है, 9.8। किसी और का g डैश समथिंग ले लेंगे, ठीक है। तो मास क्लियर हुआ, मास और वेट किस तरह से अलग अलग है। हम्म। सर मास और वॉल्यूम में क्या फर्क होता है? वॉल्यूम स्पेस कैलकुलेट करता है। तो जितना उसमें मैटर होगा उतना ही तो उसका वॉल्यूम, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है? एक तरीके से हम रिलेशन नहीं पता ऐसा करा नहीं सर। है, जितना मास होगा जितना मैटर होगा उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा। सेम साइज का, जैसे हाँ इतना बड़ा साइज ले लो, आयरन का ब्लॉक और किसी और का ब्लॉक, मतलब एल्यूमिनियम का ब्लॉक उठा के देखना, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। सर, पता लग गया। हाँ, सेम साइज की चीजें जो दिखती हैं, साइज सेम है मतलब स्पेस सेम कवर कर रहे हैं ना वो दोनों, सर मतलब लेकिन उनका वॉल्यूम सेम है, बस मास अलग हाँ अलग है मास सर। डिफरेंट है ना। तो तुम ना तौल हम्म। के देख सकते हो, उठा के देखो, पता चल जाएगा। क्लियर? वो चीज है। क्लियर है सबको? तो इसमें और बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बस यही है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, ठीक है। सर तो मास मास का होता है हम कि, केजीज में लेते हैं और वॉल्यूम हम एल क्यूब में लेते हैं ना। हाँ, हाँ ठीक है। ये वाली चीजें बीच में नहीं, फालतू की सर चीजें ये हैं ये सब। मतलब थोड़ा सा केजी में डाउट था लिखते हैं और उसमें लिखते हैं। इसलिए। डाउट कहाँ हुआ ये? मास को तो केजी में लिखते हैं, वो तो वहां से आ ही गया था। और वॉल्यूम को क्यों मीटर क्यूब में या लीटर में लिखते हैं? क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है। उसमें क्या है, वो तो बात ठीक हो है सर, चुकी है। सॉरी। ठीक है। तो अब चले देखें। तो फाइनली क्या है, मास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि जितना भी किसी चीज में है, वो अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। एक सब्सटेंस में, एक किसी भी चीज में कितना मैटर है, अंदर कितना मैटर है, मतलब कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, वगैरह वगैरह। और एटम के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं, उसी के हिसाब से तो एटम का मास भी कम ज्यादा होता है ना। कि जैसे अगर हम तुमसे पूछें कि हाइड्रोजन और कार्बन का मास एक जैसा होगा या कम ज्यादा होगा, बताओ। कुछ समझा दो सर। किसका कम होगा, किसका ज्यादा? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कम का होगा। कम होगा, कार्बन का हाँ, ज्यादा। क्यों ऐसा है? एटॉमिक मास नंबर। नहीं, वो तो याद करने वाली चीज हो गई। आमतौर पे ऐसा क्यों ज्यादा है, कार्बन का क्यों ज्यादा है? क्योंकि कार्बन का के पास 6 प्रोटॉन है, यस 6 सर। या 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है। मान लो चलो 6 ही न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इतने पार्टिकल उसके पास हैं। और अगर हाइड्रोजन के पास देखें तो उसके वन पास वन। एक प्रोटॉन है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसका चलो ड्यूटीरियम वाला भी ले लेते हैं, तो उसके पास एक न्यूट्रॉन भी होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके हिसाब से कंपेयर करो। और प्रोटॉन ऐसा तो है नहीं कि इसका प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन अलग अलग हो जाएगा। नहीं सर, इनका वेट तो बराबर है। सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। प्रोटॉन प्रोटॉन है, यस चाहे सर। इस एटम में हो चाहे उस एटम में हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो अलग होगा, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। तो उसी तरह से यहाँ 6 प्रोटॉन, यहाँ एक प्रोटॉन, तो मास तो बढ़ ही गया इसका, कार्बन का। यहाँ 6 न्यूट्रॉन, यहाँ एक न्यूट्रॉन, तो मास बढ़ गया इसका। इलेक्ट्रॉन भले ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी है तो यहाँ एक, यहाँ पे 6, तब भी वो भी कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो कार्बन का इसीलिए तो टोटल मास ज्यादा है ना, कि उसके अंदर मैटर ज्यादा है। फाइनली मैटर को तोड़ते जाते हैं तो यही तो मिलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर भी ये मिलता है ना फाइनली। ठीक। तो इसी से तय होता है कि मैटर कितना है किसी चीज में। हुई बात क्लियर?
हो गया ना क्लियर? अब हाँ देखो सर। ठीक। तो मैटर कितना है ये उसी से तय होता है। और वेट, वेट कुछ नहीं है, वेट है बस फोर्स जो कि ग्रेविटी एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, कोई भी प्लैनेट की ग्रेविटी एक किसी बॉडी पे जितना फोर्स एक्सर्ट करती है वो उस बॉडी का वेट जैसा हम लोगों को लगता है कि इस बॉडी का इतना वेट है। लेकिन जनरल लाइफ में जो हम लोग वेट बोलते हैं एक्चुअली वो मास है। ठीक है, जनरल लाइफ में बोलते हैं तुम्हारा वेट कितना है। ठीक है, तो वो वेट नहीं है जो हम लोग बताते हैं। पूछा जाता है वेट, हम लोग बताते हैं मान लो 70 kg, तो ये केजी में वेट कैसे हो जाएगा? वेट फोर्स है तो न्यूटन में होना चाहिए। तो मतलब ऐसे देखा जाए तो जनरल लाइफ में हम लोग गलत बता रहे होते हैं। यस सर। समझ में आई बात? तो इसीलिए अलग अलग हैं, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे वही सब बातें कही जा रही होंगी, फटाफट से अगर देख लें तो द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास तो किसी सब्सटेंस का फिक्स होता है ना, अगर तुमने एक बार ले लिया तो और ऐड कर देंगे तो भले बड़ा मास बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो तुमने ग्लास में ले लिया पानी, अब उस ग्लास में जितना पानी है उसका तो मास फिक्स होगा ना फिलहाल। अगर तुम और पानी यस ना सर। डालो या वो वहां से कहीं पानी गिरे नहीं तो पानी का मास फिक्स हो जाएगा। क्लियर? Whereas its weight may vary from one place to another due to the change in gravity। लेकिन उसका वेट, क्योंकि वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग अलग फोर्स लगाएगी ना। सोच के देखो, अगर तुम मून पे चले जाओ तो मून की ग्रेविटी अलग फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि मून का साइज और उसका मास कम है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो होता है G m1 m2 डिवाइड बाय आर और स्क्वायर। सर। पता है सबको? यस सर। दोनों मास जितने बड़े हैं उस पर डिपेंड करता है। एक मास तुम्हारा है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका है, एक मास प्लैनेट का है। ठीक है, वैसे हमेशा नहीं, कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे फोन के बीच में भी ग्रेविटी है लेकिन वहां पे पता नहीं चलता है क्योंकि हम दोनों फोन और हम लोग किसी दूसरी और बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड में पहले से हैं। अगर स्पेस में ले जाके हम दोनों को छोड़ा जाए तो हो सकता है कि फोन हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। बात आ रही समझ में? क्लियर है? नितिशा, लेट? यस सर, मोबाइल नहीं था। अच्छा, मतलब तुम्हारा मोबाइल आता है कहीं से तब तुम पढ़ती हो, ऐसा कुछ है? तुम्हारे पास मोबाइल यस नहीं है सर। अपना? नो सर। ठीक है, तो ये कितने बजे आता है? 8:30 तक? यस सर। अच्छा, तुमने कहा था कि 8:15 तक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा कि अगर इतना ही आता है 8:30 तक तो फिर थोड़ा इसी टाइम स्टार्ट करेंगे। वैसे हुआ तो अभी स्टार्ट है। ठीक है, 5 मिनट हुए होंगे मुश्किल से। चलो ठीक है, जरा सा छूटा है, कुछ है नहीं, मास और वेट के बारे में बताया, पता होगा कैसे अलग अलग होते हैं, है ना? पता है? यस सर। मास मैटर होता है किसी भी सब्सटेंस में, कितना मैटर है। ठीक है, कितने एटम है, कितना क्या है। और वेट होता है उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बस कि ग्रेविटी उस पर कितना फोर्स लगा रही है, यानी कि mg। ठीक, अगर इसके सिंगल रेफरेंस में देखें उस ऑब्जेक्ट के तो mg, लेकिन अगर टोटल वैसे फोर्स देखें दोनों का प्लान मतलब मिला के, तब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे आती है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि दोनों मास कितने कितने हैं, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, या दोनों मास के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके हिसाब से ग्रेविटी तय होती है। समझ में आई बात? तो यस सर। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स तय होता है। तो अगर हम किसी बड़े प्लेनेट पे, जैसे मान लो अर्थ पे हैं अभी, तो अभी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा mg के बराबर। लेकिन सोचो जरा, अगर हम इससे मार्स पे चले जाएं, मार्स छोटा है, अर्थ से थोड़ा साइज में छोटा है, मास भी उसका कम है। तो जिसमें मास कम होगा तो सोचो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना प्लेनेट का मास भी। तो अगर ये कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, यानी कि वेट कम फील होगा वहां पे। यस सर। आई बात समझ में? तो और इसी तरह से अगर हम किसी बड़े प्लेनेट पे चले जाएं, अर्थ से बड़े प्लेनेट पे, तो वहां पे हम लोगों का वेट हम लोगों को ज्यादा फील होगा। क्लियर है? वेट वेइंग मशीन ही हम लोगों को ज्यादा दिखाएगी। यस। समझ में सबको बात आ रही है ना? बाकी सब समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, सर। चलो। तो the mass of a substance is constant whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity। You should be careful in using these terms। ध्यान तो देना पड़ता है मास और वेट यूज करने के लिए। तो the mass of substance can be determined accurately in the laboratory by using an analytical balance। एनालिटिकल बैलेंस वही बीम बैलेंस वाले को ही बोलते हैं, लेकिन इसमें खाली बस चीजें डिफाइंड होती हैं। एनालिटिकल बीम बैलेंस में हमको खाली बीम को सीधा देखना होता है और जो कांटा होता है उसको इसके ऊपर देखना होता है, मतलब ये वाले उसके ऊपर। ठीक है, सामने सामने यहाँ आना चाहिए बस।
लेकिन एनालिटिकल बैलेंस बीम बैलेंस ही है, बस उसमें थोड़ी ज्यादा मेजरमेंट्स वगैरह लिखी हुई होती हैं, थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज होता है। लैब में तुम लोग देख सकते हो, अगर केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो उसमें इसी बीम बैलेंस बहुत छोटा होता है, बहुत प्रिसाइज होता है, मतलब इसमें हम लोग 1 ग्राम और उससे छोटा मास भी मेजर कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। समझ में आई बात? सेंसिटिव हाँ बहुत सर होता है। है। ठीक है, तो सेंसिटिव काफी ज्यादा होता है, तो होता तराजू जैसा ही है, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं। ठीक, तो एक एनालिटिकल बैलेंस से हम मेजर कर सकते हैं मास लैब में आराम से। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज एज गिवन इन टेबल दिस इज किलोग्राम। एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? मास की ध्यान रखना। However, its fraction named as gram, ठीक है, और उसी का जो फ्रैक्शन है किलोग्राम का, उसी का तो अगर 1000 फ्रैक्शन लें, यानी कि किलोग्राम को 1000 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? ग्राम। सही है, किलो का क्या मतलब? 1000 डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 ग्राम। क्लियर हो रहा है? बता दो हाँ सर। सबको। Yes, sir. ध्यान देना, सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा अलग नहीं। तो इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। ये इसलिए था एसआई यूनिट क्योंकि ज्यादातर चीजें उस समय ऊपर ऊपर लेवल पे भारी भारी चीजें मेजर की जाती थी मास में, तो उसके लिए केजी सही था, किलोग्राम सही था, 1 किलो 2 किलो 10 किलो। लेकिन बाद में ये था कि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत कम कम अमाउंट में लेना होता था चीजों को, तो उसमें 10 टू द पावर माइनस में मास लेना अजीब सा लगता था। सीधी सी बात है, ग्राम को यूज मतलब ज्यादा प्रेफर किया जाता है वहां पे कि 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम ऐसे में केमिकल लिए जाते हैं। ठीक है, जिनको रिएक्ट करवाना है हम लोगों को। समझ में आई बात? 100 ग्राम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिया जाता है, कोई 1 किलो 2 किलो लेने की जरूरत नहीं है ना, उसको एक्सपेरिमेंट ही तो करना है। ठीक, अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या है? तो जैसे हम मास से ये पता लगाते हैं कि किसी सब्सटेंस में मैटर कितना है, ठीक है, वैसे हम वॉल्यूम से ये पता लगाते हैं स्पेस कितना है। और ये स्पेस 3D वाले की हम बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस, जैसे कि हमारे कमरे में होता है। पूरा स्पेस जो हमारे कमरे का है वो 3D स्पेस है। एक पेपर पे जो स्पेस होता है, कागज पे या पेपर पे, वो कैसा होता है? 2D स्पेस होता है। ठीक है, और एक तार पे जो स्पेस होता है, एक वायर पे जो स्पेस होता है, अगर उसको थोड़ा ऊपर से ही देखें, बहुत डिटेल में पास जाके ना देखें, तो उस पे जो स्पेस होता है वो 1D 1D। होता है। ठीक है, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो वो वायर भी सिलेंडर है, उस हिसाब से तो उस पे भी पूरा 3D स्पेस हो 3D हो जाएगा। गया। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो 1D स्पेस होता है, यानी कि हम वायर में बस इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ 1D स्पेस हो गया ये। तो स्पेस भी सब तरह से डिफाइंड है, लेकिन वॉल्यूम के टर्म में अगर हम स्पेस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, मतलब वो होगा 3D स्पेस। समझ में आई बात? जगह हाँ कितनी है, जैसे एक बोतल में कितनी जगह है, एक कमरे में कितनी जगह है, ये सब जगह स्पेस जो है वो वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेशन होगी उसकी। सही। और वॉल्यूम आता कैसे है? क्योंकि हमने बोला 3D स्पेस है, तो कैसे? तीनों डायरेक्शंस, तीनों डायमेंशन मिला के आएगा, एक्स वाई जेड, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। क्योंकि हम दो लेंथ का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एक प्लेन आने लगता है। और जैसे ही हम तीसरी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या आता है? एक पूरा का पूरा रूम जैसा आने लगता है, स्पेस, 3D स्पेस आने लगता है। क्लियर? जब दो हैं तो फिर प्लेन, चाहे ये दो ले लो, चाहे एक्स वाई ले लो तो ये वाला प्लेन, चाहे वाई जेड ले लो तो ये वाला प्लेन। ठीक है, और अगर तीनों ले लिए तुमने तो पूरा रूम मिल गया तुमको, कहीं भी जाओ। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. तो लेंथ, चलो एल हो गई। एरिया दो लेंथ्स का मल्टीप्लाई होगा हमेशा, चाहे किसी भी चीज का एरिया हो। जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर ये ब्रेड्थ नाम दिया है ना, उसको नापते किस में? मीटर में। तो क्या हुआ? ये भी तो लेंथ है एक्चुअली, है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आ रही बात? लेंथ का मतलब जो भी चीज मीटर में नापते हैं वो लेंथ। तो एरिया दो लेंथ का मल्टीप्लाई करके आता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। इसकी मीटर है तो लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। उसी तरह वॉल्यूम, क्योंकि वो 3D स्पेस है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तीसरा डायमेंशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? यल क्यूब। मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, एल क्यूब क्यों होगा? हाँ, एल क्यूब उस तरह से देखा जाए तो लेंथ का क्यूब, और लेंथ का क्यूब से हम यूनिट निकाल सकते हैं। सही, मीटर क्यूब। सही है, लेकिन
अलग अलग चीजों का एरिया या अलग अलग चीजों के वॉल्यूम निकालने में हम अलग अलग चीजों का लेंथ 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 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जरूरी नहीं है हर बार ये सेम हो। आई बात समझ में? जैसे हम अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमको लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा, जो कि है तो लेंथ, मतलब उसका आएगा तो मीटर में ही मेजरमेंट, लेकिन लिखने के लिए हम उसको एल इंटू बी ही लिखेंगे तभी आएगा रेक्टेंगल का एरिया। समझ में आई बात? क्योंकि ये दोनों अलग है ना, साइज में तो अलग है, ए और बी, ए एल और बी। ठीक, यहां से ये मत समझना साइज सेम है, एल एल सब बराबर है, ये 5 तो ये 5 तो ये भी 5, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? हमने लेंथ के टर्म में लिखा है उसको। आ गई बात समझ में? यस सर, सेम डायमेंशन बात, फॉर्म में लिखा है। हाँ सेम बात वॉल्यूम में भी है। ठीक है, एरिया में भी दूसरी चीजें देख लो तो पता चल जाएगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का कोई यूनिट नहीं होता, आर एल एल रेडियस है, रेडियस मीटर में होगा तो उसका यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं आ जाएगी। घूम यस फिर के सर। एरिया की इसी चक्कर में हर बार मीटर स्क्वायर ही आती है, क्योंकि उसमें दो लेंथ्स का मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसी न किसी फॉर्म में। यहाँ 2 बार आर का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, कहीं एक बार एल और बी का मल्टीप्लाई हो जाता है, कहीं पे अगर स्क्वायर की बात करें तो एक किसका किसका ए और ए का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी सारा चारों साइड सेम होती है। ट्राइंगल की बात करें तो बेस और हाइट का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन है ये सब लेंथ के टर्म में ही, दो लेंथ का मल्टीप्लाई हुआ एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात सबको? हाँ सर। वही हाँ चीज सर। वही चीज वॉल्यूम में अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से, कि वॉल्यूम क्या आएगा कैसे आएगा। ठीक है, वॉल्यूम में अप्लाई कर सकते हैं कि मीटर क्यूब है मतलब उसकी यूनिट, तो कैसे अलग अलग चीजों की, जैसे कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका वॉल्यूम है बताओ? पहली सर्कल बात, सर्कल का, सर्कल का वॉल्यूम कैसे हो सर सकता है? स्क्वायर का। स्क्वायर का। स्फेयर का। अच्छा, स्फेयर और सर्कल में क्या फर्क है? सर स्क्वायर 2D है, सर्कल मतलब स्क्वायर 3D है, सर्कल 2D है। हाँ, ये है बॉल। ठीक है, स्फेयर जिसको ना समझ में आए वो बॉल शेप का होता है, बॉल को ही स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और सर्कल जो है वो तो रिंग जैसा है खाली बस। ठीक है, रिंग जैसा है, डिस्क जैसा, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, बॉल जैसा नहीं। तो अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है ना, तो अर्थ का वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो ऐसे ही तो निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। ठीक है ना, तो ऐसे ही करके यहाँ पे आर का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो लेंथ का 3 बार हो गया मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही करके वॉल्यूम आएगा, यानी कि 3D स्पेस है। एक जो यूनिट जनरली यूज होती है हम लोग की लाइफ में वॉल्यूम की, वो है लीटर। ठीक है, लीटर। हम लोग में मीटर क्यूब यूज कहाँ करते हैं? हम लोग ज्यादातर लीटर में यूज करते हैं, क्योंकि बोतल बॉटल क्या बताते हैं कि एक बॉटल 1 लीटर की है, 2 लीटर की है, हाफ लीटर की है, 500 मिलीलीटर की है, सब बताते हैं ना, वो लीटर में यस सर। बताते हैं। वो स्पेस होता है, वो ये नहीं होता है कि उस बोतल में कितना है, कुछ कुछ भी। अलग अलग चीजें अलग अलग मास में आएंगी उस बोतल में। अगर कोई चीनी की चाशनी रख दो तो उसका ज्यादा मास आ जाएगा, पानी रखो उसका कम मास आएगा, ऑयल रखो उसका और कम मास आएगा, सेम बोतल में। समझ में आई बात? इसीलिए हाँ किसी ने नोटिस किया है, 1 लीटर की जो ऑयल की बोतल होती है, मस्टर्ड ऑयल की, तेल की, सरसों के तेल की, उसमें 9-10 ग्राम लिखा होता है। यस सर, घी में ठीक है, भी आता है 910 ग्राम। हाँ 9-10 ग्राम होता है। ठीक है, क्यों मास कम क्यों है इसका? मास 1 kg नहीं होता है इसका। आई बात समझ में? 1 किलोग्राम मास नहीं होता है, उससे कम होता है, 9-10 ग्राम। 1000 ग्राम होना चाहिए था ना 1 किलोग्राम के लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से है, बोतल में जगह तो बराबर है, लेकिन क्योंकि इसमें सब्सटेंस कम है उतनी जगह में, हल्का है ना ये पानी से, इसीलिए ये कम आता है। अगर पानी की बात करें तो वो 1 लीटर वाली बोतल में 1 किलोग्राम ही आता है। ठीक, किसको यहाँ प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आया? सर डेंसिटी ज्यादा है या कम है? डेंसिटी ज्यादा है या कम? डेंसिटी मतलब कम है। जैसे कम होगी ऑयल तो की सर वो डेंसिटी ज्यादा नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? हाँ सॉरी, नहीं एक मिनट, तो डेंसिटी डेंसिटी कम होती है तो हल्का होता है ना, डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो भारी किसकी होता बात कर रहे हो? ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है,
तो उसका मास भी तो कम हुआ ना, सब्सटेंस ज्यादा क्यों आएगा? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, समझे? क्लियर हो रहा है सबको वॉल्यूम क्या है, कैसे देखते हैं? हाँ सर। लेकिन अब ये एक हाँ चीज हो सर। गई कि ये मीटर क्यूब और लीटर में आपस में क्या रिलेशन सर 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। है? साक्षी समझ में आ रहा है? हाँ सर। हम्म। माइक ऑन होने से पहले ही तुम बोल देती हो, माइक ऑन करके बोला करो, ठीक है? क्योंकि आधी आवाज आती है आधी चली जाती है, पता नहीं चलता है क्या बोला तुमने, हाँ या ना। ठीक है, तो हाँ सर। मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन चलता है, ये बात पता है किसी को? बताओ। सर 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है। हाँ, देखो सबसे सिंपल रिलेशन ये वाला है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना आसान है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि हमको इससे दिमाग में पता है क्या आता है कि हम अगर एक डब्बा बनाएं, एक बॉक्स, ठीक है, जिसका जिसका बेस की मतलब डब्बा का बेस होगा वन ना मीटर क्यूबिकल, 1 मीटर हो, उसका ये भी 1 मीटर हो और उसकी हाइट भी 1 मीटर हो, तो इस डब्बे का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 आ गया मीटर क्यूब। समझ में आ रही बात कि अगर हम एक डब्बा यस। बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम सारे यस सर। पैरामीटर्स को, सारे जो साइड्स हैं उसको 1 मीटर लेते हैं, तो वो कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा जिसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। सही है, और हमें याद रहता है कि इसमें 1000 लीटर पानी आता है, यानी कि वो जो 1 1 लीटर वाला पानी की बोतल है उसमें भर भर के 1000 बार तुम इसमें डाल दो, ये ऊपर तक बिल्कुल बराबर से भर जाएगा। समझ में आई बात सबको? यस सर। किसी कुछ डाउट है? बोलो। सिद्धि, साक्षी, नितिशा, नो सर। क्लियर है ना? मतलब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, और साफ साफ पता भी रहता है ना 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और 1 मीटर साइज सबको मालूम है कितना होता है, तो एक बड़ा डब्बा बनेगा कि नहीं? यस सर। है ना, कोई छोटा मोटा डब्बा नहीं बनेगा, वो अच्छा खासा बड़ा डब्बा बनेगा, हम लोग उसमें आराम से बैठ सकते हैं, इतना बड़ा डब्बा। ठीक है, तो वही चीज है, इसीलिए इतना याद रख सकते हैं। अब इसी से और भी कन्वर्जन किए जा सकते हैं कि दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वगैरह वगैरह, मिलीलीटर है तो क्या, ये है तो क्या, वो है तो क्या। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें 1 सेंटीमीटर क्यूब है, वो कितने लीटर के बराबर होगा? वन सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा? सर 0.1। 0.1 लीटर। हाँ शायद सर, एक ml के बराबर होता है शायद सर, पहले तुम क्योंकि लोग सब लोग कैलकुलेट करो, एक ही का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, और नहीं आता है कैलकुलेशन तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे करेंगे, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। सर 1 ml आएगा। 1 मिलीलीटर? हम्म। पक्का? देखते हैं, और लोग बताओ। सर नितिशा, नहीं पता। नहीं पता कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ सर। हाँ सर, नहीं पता। कितना तो आसान है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है पहले ये बताओ? 3 बार 1 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करना। 1000 में हाँ सर। हाँ, 3 बार 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यस सर। हाँ क्यूब सर। कैसे आएगा? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगा। 1 कैसे आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 करके आएगा। हुआ क्लियर? अब अगर हम इनको मीटर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो यूनिट किस में आ जाएगी? मीटर क्यूब में। तब तो हम लोग लीटर बता सकते हैं, हम्म। क्योंकि मीटर क्यूब आ जाएगा तो फिर लीटर बताने में क्या प्रॉब्लम है ना? अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है? 0.01। बताओ और लोग, कन्वर्ट करना आता है? सेंटी का क्या मतलब होता है? डिवाइड बाय 100। 10⁻²। हाँ, 10⁻⁻² बोल सकते हैं।
ठीक, या फिर सीधी सी बात है, जैसे हम लोगों का जो रुपए होता है, ठीक है, और जो पैसे होते हैं उसमें जो रिलेशन है वही है सेंटी वाला रिलेशन, सेंट वाला रिलेशन। रुपए का रुपए का 100वां भाग है क्या, पैसा, है ना। जैसे कि $1 का 100वां भाग है सेंट, सुना है। यस सर। 1 सेंट होता है 1/100 डॉलर, क्लियर, या $1 होता है 100 सेंट्स। तो वहीं से ये सेंट वाली चीज आई है, सारे वही वो सब चीजें वही हुए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए वो सब हुए, तो इसी वजह से वही वाले सारे नाम हम लोगों को पता होते हैं। तो इसीलिए सेंट का मतलब 1000 का 100 का डिवाइड करना, यानी कि 100 पार्ट होता है सेंट, 100 भागों में कट कर दो तो उसमें से एक भाग सेंट हो जाएगा, ठीक। सेंटीमीटर में यानी कि मीटर का 100वां भाग, आई बात समझ में। तो मीटर का 100वां भाग, ठीक है, 100th पार्ट उसका 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 1 मीटर को, तब आएगा सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। तो अगर हम सारे सेंटीमीटर को मीटर में बना दें तो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 10,000 मीटर। लाख, 10 लाख मीटर, यस 10,000 कैसे, और मीटर क्यूब हो जाएगा ये तो, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 बार है, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁶। है बात समझ में। या फिर अगर उधर ही ऐसे रहने दो, तो ये हो गया इतना मीटर क्यूब, ठीक। 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब वो कितने लीटर के बराबर होता है। 1000 तो यहाँ 1000 तो यहाँ पे हम मीटर क्यूब को जब चेंज करेंगे तो 1000 इंटू लीटर लिख सकते हैं, मतलब 1000 लीटर लिख सकते हैं ना, नीचे जो लिखा है वो तो रहने दो। 6 जीरो है, 6 जीरो लगे रहने दो। 1 मीटर है ना ये, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर। किसी को डाउट है, मीटर क्यूब 1000, बताओ सिद्धि, साक्षी, तुमने कहा था डाउट है इसीलिए पूछना। नहीं सर, अब ठीक अभी है, नहीं। तीनों कट कर देंगे जीरो, 3 जीरो नीचे बचे खाली, तो कितना हुआ, 1/1000 लीटर हुआ, है ना। और लीटर का अगर हम 1000वां भाग देखेंगे, 1000th पार्ट, तो वो होता है मिली, ठीक है। मिली बोलते हैं 1000th पार्ट को किसी भी चीज के। जैसे ग्राम है, तो ग्राम को अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है, मिलीग्राम। समझ में आई बात। वो टेबल इसीलिए हमने कहा था देखो। यस क्लियर हो रहा है साक्षी, सर। सिद्धि, हाँ सर। ठीक है। तो मिली हो जाएगा ना। तो ये अगर हम ये 1000 भी हटा दें तो इसको हम 1 मिलीलीटर बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो कितना आया, फाइनली आया ना 1 मिलीलीटर, 1 यानी कि मिलीलीटर। सही बोला ना 1 सर मैं। सेंट। हाँ, लेकिन तुमने याद करने वाला बोला। नहीं सर, कैलकुलेशन आती है मुझे। हाँ हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको। 1 सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। है ना। मिलीलीटर भी क्या है, वॉल्यूम, ठीक है ना। और यही जो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। कुछ डाउट। नहीं सर। और क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सीसी, है ना, सीसी। और यही सीसी होता है जो स्कूटी में, बाइक में होता है, सर 125 इसमें सीसी। क्यूबिक कैपेसिटी होती है, हम्म, मैंने चेक करा था सर फुल फॉर्म। लेकिन वो होता हाँ क्यूबिक वो होता सेंटीमीटर वही में है। ही है। हाँ, तुम फुल फॉर्म चेक करोगे गूगल से हम पढ़ के आ चुके हैं, हाँ वो ठीक है, तो पता है सर। जहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है। टीचर्स ने बहुत अच्छे से डिटेल में खोल खाल के एक्सप्लेन किया है कि क्या है वो। हम्म, तो उसके अंदर का पूरा साइज है, स्पेस कितना है सिलेंडर के अंदर, जितना स्पेस होगा उतने अमाउंट में फ्यूल बर्न हो पाएगा ज्यादा। बड़ा सिलेंडर का मतलब ये भी होता है कि फ्यूल ज्यादा बर्न होगा, ज्यादा तेजी से बर्न होगा, तभी तो जल्दी पावर दे पाएगा ना, फटाफट से ज्यादा पावर दे पाएगा, क्योंकि ज्यादा
एनर्जी का मतलब ज्यादा एनर्जी जल्दी खर्च करने का मतलब होता है पावर ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ज्यादा आउटपुट जल्दी मिलेगा, क्योंकि ज्यादा आउटपुट तो ऐसे भी है ना, जैसे हम पूछे कि हम्म। तुम लोग 8 रोटी खा सकते हो, खा अस्सी सकते हैं अस्सी सर, अब खा अस्सी सकता हूँ। 80 रोटी खा सकते हो। यस सर, अब तो कितनी भी खा सकता हूँ। हाँ पता है ना, वही बता चुके हैं इसीलिए। हाँ। वही मैटर है कि 80 रोटी 8 दिन में 10 दिन में तो खा ही सकते हैं, है ना। लेकिन उसी को अगर शॉर्ट टाइम में ले आए तब प्रॉब्लम है, क्योंकि तब एनर्जी बहुत जल्दी कंज्यूम करनी पड़ेगी, तो पावर ज्यादा चाहिए। सही, वर्क पावर एनर्जी में ये सब एक्सप्लेन होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको, कैसे कन्वर्ट होगा कुछ भी हाँ सर। एक दूसरे यूनिट में। तो अलग अलग लीटर और उन सबको कन्वर्ट किया जा सकता है आराम से एक दूसरे में। ठीक है, हो गया क्लियर, बस यही था। अब देखते हैं थोड़ा सा, तो वॉल्यूम है क्या, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, वही चीज जो हम लोगों ने पढ़ लिया। यूनिट कैसे बनेगी, लेंथ का क्यूब करके, मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ऐसा ही यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। और भी अलग अलग यूनिट्स पॉसिबल हैं, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कन्वर्जन लिखा हुआ है कि 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, क्योंकि मिली लगा देने से तो वो हो ही जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है। ये डी, स्मॉल डी डेसी को शो कर रहा है, लिखा है यहाँ पे स्मॉल डी डेसीमीटर, यानी कि 10⁻⁻1, 1/10। पावर माइनस का मतलब पता है ना, 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, 1/10। ठीक, 1/10⁻1। किसी को डाउट है तो बोल दो। चलो ठीक है, वॉल्यूम निकल आएगा इस तरीके से, छोटी चीजों का छोटे के हिसाब से, बड़ी चीजों का बड़े के हिसाब से। अब इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट एक्सेट्रा। लैब में वॉल्यूम मेजर करना तो सबसे आसान काम है ना, इतना मुश्किल है ही नहीं। ये सिलेंडर ले लो, यस ये सर, मतलब मार्किंग होती है। ब्यूरेट ले लो, पिपेट ले लो, तुम लोग को ठीक है, उसमें लिखा होता है, सब मार्जिन वगैरह लिखे होते हैं हाइट के हिसाब से, क्योंकि होते तो सारे सिलेंडर के फॉर्म में ही है ना, सबके सब सिलेंडर हैं, तो सिलेंडर का जैसे वॉल्यूम निकलता है वैसे निकलेगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम जैसे हाइट पे डिपेंड करता है, याद है, πr²h हाइट पे डिपेंड करता है लीनियरली, तो हाइट उसी हिसाब से लिख दो कि यहाँ तक की हाइट में इतना वॉल्यूम आ रहा है, तो लिख दो 10, मतलब मेजरमेंट में ml लिख दो कि 10 ml आएगा, तो यहाँ तक की हाइट में जितना वॉल्यूम आ रहा है वो लिख दो, तो हाइट के हिसाब से वॉल्यूम लिख दो, तो पता चल जाएगा कि यहाँ तक भरना है मतलब इतना वॉल्यूम आएगा। आ रही बात समझ में, बस वही है, इजी है। तो लैब में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट, अलग अलग चीजों से हम लोग वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, फ्लास्क वगैरह में भी रीडिंग्स वगैरह होती हैं। इज यूज टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। और ये फ्लास्क जो है, ये पहले से पता होता है नोन वॉल्यूम होता है इसका, जनरली 1 लीटर का फ्लास्क लिया जाता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बस ये सब मेजरिंग डिवाइसेज ही हैं। अब बात आती है डेंसिटी की। देखो, मास पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, तो अब डेंसिटी की बात आएगी ना। होती क्या है डेंसिटी, सर मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मैथमेटिकली तो मास अपॉन वॉल्यूम ही होती है, लेकिन कैसे तुम लोग समझोगे डेंसिटी क्या होती है। सर एक सब्सटेंस कितना डेंस है, मतलब कि कितना डेंस का मतलब नहीं पता। और कोई कुछ बताओ, जो भी पता है बता सकते हैं, नहीं आइडिया है तो वो ही बता दो, तो हम बताएं फिर। जिसको भी जो आइडिया है वो बता सकता है कि डेंसिटी क्या होती है, बताओ। कुछ नहीं आइडिया। इतना ही पता था सर। Sir, density show how closely the particle is. हाँ बिल्कुल, सही है। मतलब कि डेंसिटी ये बता रही होती है कि मास जो है ना, वो कितना क्लोज, पास पास है या दूर दूर है। डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि मास बहुत क्लोज है, गैप कम है, स्पेस कम है बीच में। और डेंसिटी कम है तो मतलब मास बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में। सिंपल ऐसे समझा सिंपल ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे एक बैग है, ठीक है, बैग सबके पास होगा, सबके घर में होगा, और हम स्कूल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, चलो ट्रैवलिंग वाला ले लेते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग वाला बैग अगर हम ले लें, और वो बैग का एक फिक्स साइज
है ना, फिक्स साइज होता है बैग का, तो यस साइज फिक्स सर, होने का मतलब वॉल्यूम फिक्स हो वॉल्यूम जाना, फिक्स्ड है। है ना, अंदर स्पेस बराबर ही है, स्पेस बढ़ नहीं जाएगा और घट भी नहीं जाएगा, बराबर है। तो यानी कि हमने दो बैग भरे और दोनों को ठूस ठूस के भरा, बिल्कुल बिल्कुल कोने कोने तक भरा हुआ है दोनों, बिल्कुल जरा सी भी जगह खाली नहीं है दोनों में। और एक बैग अगर तुम्हें भारी लग रहा है उठाने में और एक हल्का, इसका क्या मतलब है? सर एक में भारी बैग कम में मास है, एक में ज्यादा तो मास है। एक मिनट, और कौन बोल रहा है? सिद्धि तुम कह रहे हो? हाँ हाँ, क्या? भारी बैग है ना, उसमें डेंसिटी अधिक है, और जो कम हम्म सामान कम है ना बैग में, हम्म उसमें डेंसिटी कम है। हाँ ठीक है, सीधी सी बात है। और डेंसिटी सर मास कैसे? ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, मास कम है तो हाँ, डेंसिटी कम है। हाँ मतलब सर। उठाने से ये पता चल रहा है कि मास ज्यादा है या कम है, लेकिन उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें ज्यादा ठोस की चीजें भरी गई होंगी। ठीक है, स्पेस तो नहीं बढ़ जाने वाला है, लेकिन उसमें ज्यादा या तो ठूस के भरी गई होंगी या चीजें ही ऐसी रखी गई होंगी जो जिनमें मास सारे से क्लोज है, भारी हो। जो भारी है, जैसे कि बुक्स रख दी जाए, किताबें रख दी जाए तो ऐसे ही भारी हो जाएगा। ठीक है, और अगर कपड़े खाली रखे जाए तो उतना नहीं होगा भारी, और सिर्फ कागज कागज भर दिया जाए तो भी उतना नहीं होगा भारी। कागज मतलब ऐसे मोड़ के, मतलब स्टैक करके नहीं, स्टैक रोल करके तो फिर करके। बुक जैसा होगा, हाँ रोल रोल करके या ऐसे ही करके, ठीक है, रखा जाए तो कुछ नहीं। समझ में आई बात? तो हाँ। डेंसिटी वैसे समझी जा सकती है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में कितना मास है, ज्यादा मास है तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंस होगा, पास पास रहना पड़ेगा। और उतने ही स्पेस में, उतनी जगह में अगर कम मास है तो फिर डेंसिटी कम हो गई, दूर दूर रह सकते हैं आराम से, चाहे लोगों के हिसाब से देखो चाहे दूसरी चीज के हिसाब से। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक चीज यस सर। है, इंडिया की यही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रॉब्लम सर स्पेस कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, है। लोग ज्यादा हैं, है ना, स्पेस कम है और लोग ज्यादा हैं, मतलब स्पेस का इससे मतलब है, पॉपुलेशन तो चाइना की यहाँ से ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन उसका एरिया, उसका स्पेस बहुत ज्यादा है। यस सर, तो तो उस वजह डेंसिटी कम से हो जाएगी। डेंसिटी ओवरऑल कम हो जाती है, लोग दूर दूर रह सकते हैं, इतना स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आती है कि छोटी छोटी जगह के लिए मार काट हो रही हो। ठीक है, ठीक, समझ में आई बात? तो यस सर। पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे हो गई, तो किसी भी चीज में डेंसिटी देखी जा सकती है। और ये वाली जो, जिसको हम लोग डेंसिटी डेंसिटी बोलते हैं, वो कौन सी वाली डेंसिटी है? उसको मास डेंसिटी या वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी किसी भी और फॉर्म में हो सकती थी, हो सकता है हम मास वॉल्यूम के फॉर्म में ना देखें, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम ना देखें, हम मास पर यूनिट एरिया देखें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी डेंसिटी ही होती है। ठीक है, लेकिन वो एरिया डेंसिटी हो जाएगी, फिर फर्क इतना होगा, क्योंकि खुद सोचो, पेंट है, पेंट सबने देखा है, हम्म। और एक बड़ी सी दीवार है, उसके ऊपर पेंट किया गया। तो पेंट के मान लो कई सारे डब्बे खाली हो गए, बड़ी सी दीवार है तो कई लीटर पेंट खत्म हो जाएगा कि नहीं? यस सर। या फिर मास के हिसाब से देखें तो कई किलो पेंट खत्म हो जाएगा, कई किलोग्राम पेंट खत्म हो जाएगा। तो उतना सारा पेंट गया कहाँ? वो, डेंसिटी सर कम। एरिया पे गया। हाँ वो फैला हुआ है एरिया पे, वो वॉल्यूम में तो नहीं फैला है ना। डब्बे हम्म। में था तो वॉल्यूम में फैला था, 3D स्पेस में फैला था, लेकिन दीवार पे पेंट होने के बाद वो कहाँ फैला हुआ है? सर एरिया पे, एरिया। 2D एरिया पे, क्योंकि दीवार कैसी है, पेज के जैसी नहीं है, हम्म। प्लेन है वो, तो 2D एरिया है, 2D एरिया पे फैला हुआ है। तो मास वॉल्यूम में जब फैला ही नहीं है तो चेक कैसे करोगे वॉल्यूम का? समझे? यस सर। हाँ सर। एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगी डेंसिटी। समझ में आई बात? उसी तरह मास पर यूनिट लेंथ भी डेंसिटी हो सकती है। क्लियर? हम्म। लेंथ में कितना मास है, हो सकता है। ठीक, यही बात हो रही है बस, मास पर यूनिट कुछ भी, ये मास डेंसिटी है। और भी चीजों की डेंसिटी देखी जा सकती है, जैसे हमने लोगों की देखी, चार्ज की भी हो सकती है। अगर चार्ज वॉल्यूम में फैला है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया में है तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेकिन वो चार्ज की डेंसिटी होगी, यानी कि किसी भी चीज का पर यूनिट एरिया, मतलब उसकी जगह स्पेस में निकालें तो वो डेंसिटी हो जाती है। सबको समझ में आ गया ना? हाँ सर। ठीक, तो डेंसिटी यहाँ पे देखेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे इतना ही फॉर्मूला काफी है। ठीक, और डेंसिटी की फिर यूनिट क्या हो जाएगी? जो मास की है, जो वॉल्यूम की है, डिवाइड कर देते हैं, किलोग्राम पर मीटर केजी क्यूब। पर मीटर क्यूब। सही है, ये हो जाएगी एसआई यूनिट, क्योंकि हमने मास और वॉल्यूम की एसआई वाली रखी है। और भी दूसरी यूनिट्स हो सकती हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और अलग अलग, ठीक है, केजी पर लीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसआई वगैरह में देखेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब होगी। ठीक,
और क्योंकि हम यहाँ छोटे में लेते हैं, मतलब केमिस्ट्री में ज्यादातर कम कम अमाउंट में सब चीजें चलती हैं, तो केजी की जगह हम ग्राम लेंगे। और स्पेस भी कम ही रहता है, वो वॉल्यूम कहाँ, वो मीटर क्यूब में तो होने नहीं वाला वॉल्यूम, बड़े बड़े मीटर्स में वॉल्यूम बनाया जाए, तो सेंटीमीटर क्यूब में जनरली ले लेते हैं। ठीक है, सर तो केजी इसीलिए पर मीटर और ग्राम पर सेंटीमीटर के बराबर नहीं होते ना एक तरीके से? बराबर कैसे हो जाएंगे? हाँ वही ना, नीचे ज्यादा। हाँ अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं यूनिट ये वाली ले ली जाती है फिर, हम्म। उसकी ये और उसकी ये सर डिफरेंट आएंगे। हाँ, डेंसिटी पर क्वेश्चन आता है क्या? डेंसिटी पर क्वेश्चन आता है, डेंसिटी के बिना बहुत सारे क्वेश्चन होता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए। हाँ सर, कैसे आता है? कैसे आता है बताया तो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बीच बीच में यूज करनी पड़ सकती है डेंसिटी वगैरह, और खाली इसी में नहीं आता है, पूरी फिजिक्स में कहीं तो भी आ सकता है। फिजिक्स में जाओ वाले, इसमें हाँ, लिक्विड वाले बहुत में तो सारी चीजों में आ डेंसिटी सकता वैल्यू है, पड़ी है। डेंसिटी रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, आता है, जानना जरूरी है, बस समझ लो। अभी नेक्स्ट ईयर जब पढ़ोगी 12th वाला, उसमें भी चार्ज डेंसिटी की बात होगी। बिना उसको यूज किए, बिना उसको समझे आगे की चीजें नहीं कर पाओगी। उसमें 3 तरह की चार्ज डेंसिटी बताई जाती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जरूरत तो पड़ती है। आई बात समझ में? चलो, अब हाँ बहुत सर। जगह रिलेशन होता है, बहुत सारी जगह पे, मतलब जैसे लिक्विड वाला समझने के लिए, उसमें वॉल गैसेस और लिक्विड का कुछ भी समझने के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स जो होती है, इस साल भी रही होगी थोड़ी सी लास्ट में, मतलब कि फिजिक्स में लास्ट में होता है ना, फ्लो ऑफ लिक्विड और वो सब जो चीजें, उनमें डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल आता है। ठीक है, हम डेंसिटी के टर्म में सारी बातें ज्यादातर करते हैं, वॉल्यूम या मास के टर्म में नहीं करते हैं। ठीक है, मास लेते हैं तो एम लेते ही नहीं है, उसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके लिया सर जाता है, रो चेंज वी। कर देते हैं। हाँ, रो इंटू वी करके लेते हैं बार बार, तो वही चीज है। समझ में आई बात? बहुत जगह यूज है। सर ठीक, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। इफ डेंसिटी इज मोर, इट मींस पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। समझ में आ गया? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। सर डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या डिग्री ऑफ? हॉटनेस तो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, मतलब वही हॉटनेस में दोनों आते हैं। हम्म सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सेंसेशन तो नहीं, पैरामीटर बोल सकते हैं। हाँ सर। पैरामीटर बोल सकते हैं कि हम कोई चीज, जैसे स्पेस का पैरामीटर क्या था, स्पेस देखने का वॉल्यूम था, वैसे ही हीट देखने का पैरामीटर टेम्परेचर है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। टेम्परेचर से हीट के बारे में पता नहीं चलता, टेम्परेचर रिलेटिव चीज हम्म। है ना? जैसे कि हो सकता है कोई चीज हमें ठंडी लग रही है पर तुम्हें गर्म लगे, हो सकता है, सर वो क्योंकि हम हमारे दोनों, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है वो, तो इसीलिए टेम्परेचर कोई उस तरह की चीज नहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग एक का दिखा बता सकें कि इसका इतना है, रिलेटिव में ही देखना पड़ता है, दूसरे के रिलेशन में बात आती है टेम्परेचर की। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ सर। तो वही है बस। तो टेम्परेचर के अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस में किया जा सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में किया जा सकता है, या फिर केल्विन में किया जा सकता है। ये तीनों तरीके होते हैं, तीनों यूनिट्स होती हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। वैल्यू तो नंबर्स में ही आएगी, लेकिन नॉर्मली इसमें मेजर किया जाता है। अब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का 0 डिग्री तो 100 डिग्री, ये 100 डिग्री सेल्सियस कब चला जाता है? कुछ भी, जब। जब फीवर होता है। हाँ सर। बेवकूफ सर इंसान, वो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट तो, में है, वो तो 98 है, वो तो फ़ारेनहाइट में वो है। फ़ारेनहाइट में है, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं है जो तुम सोचती हो ना, 98 है, 100 बुखार है, वो फ़ारेनहाइट वाला है, वो ये वाली यूनिट नहीं है। डिग्री सेल्सियस में 100 हो जाएगा तो तो दिक्कतें ज्यादा हो हो जाएंगी। जाएंगे। हाँ, पानी उबल जाता है ना, यस सर। है ना, और बॉडी में बहुत सारा वाटर है, समझ रहे हो सब लोग? हम्म। सिद्धि, बॉडी में कितना पानी है? बॉडी में कितना पानी है? सर 5-6 लीटर। लगभग 70%, हाँ। अप्रॉक्स 70% पानी पानी है पूरे शरीर में, और कुछ नहीं है। जितना भी वजन है उसका 70% खाली पानी है। अगर 100 किलो वजन है तो 70 किलोग्राम तो खाली पानी है, 30 किलोग्राम में बाकी चीजें आती हैं, हड्डी ये वो सब कुछ मिला के।
समझ में आई बात? तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो पानी तो वेपराइज हो जाएगा, तो बॉडी कहाँ बचेगी फिर? नहीं समझ होती। समझ में आई ना बात? क्यों नहीं ऐसा हो सकता? ठीक है कि नहीं सिद्धि? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ। और आदत डाल लो, जब तुम लोग बेवकूफी करोगे तो एक कभी कभी कलेक्टिवली हम बेवकूफ बोलते हैं सब एक साथ, और कभी कभी अलग अलग। हाँ ठीक है, सर। चलो। तो डिग्री सेल्सियस में पॉइंट 36.6 के वन। आसपास होता है, 36.66 के आसपास होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री के आसपास होता है, 97 टू 8 डिग्री। ठीक है, ये होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आई बात समझ में? केल्विन में डिग्री सेल्सियस के हिसाब से देखा जा सकता है इसका 273 ऐड करके आता है। ऐड करके। ठीक है, ये तीनों आपस में कन्वर्ट कैसे होते हैं उसके लिए सिंपल फॉर्मूले हैं। सबसे सिंपल है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना। कि मान लो x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक, या t डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो केल्विन में वो होगा t प्लस 273 केल्विन। केल्विन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा फिर? 273 केल्विन। ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा 300 केल्विन। ऐसे करके है। तो ये सबसे सिंपल कन्वर्जन इसी का होता है। तो हम उसके अलावा केल्विन पे डिग्री क्यों नहीं लगाते? उसकी मर्जी, नहीं लगाते। मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे लगाते हैं, उन पे नहीं हाँ, लगाते हैं। वो उस समय डिग्रीज का वो होगा, क्योंकि डिग्री खाली कोई भी चीज की डिग्री वो बताती है, उसका एक्सटेंट बताती है कि कितनी। जैसे और भी चीजों में हम लोग डिग्री की बात करते हैं, बोलते हैं ऐसे कि ये इतने डिग्री तक अच्छा है, ये इतने डिग्री तक खराब है। ठीक है, कोई भी चीज एक्सटेंट बताता है वो उसका। तो उस समय उन्होंने लगाया होगा, केल्विन में नहीं लगाया होगा। केल्विन को जरूरत नहीं होगी किसी डिग्री की, बिना डिग्री के वो पढ़ा लिखा था। चलो देखें, ये समझ में आ गया। दूसरा कन्वर्जन कि हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। देखो, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हमको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में तो इस तरह से होगा, या डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में तो इस तरह से होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो यस सर। जैसे x डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो वो हो जाएगा 9/5 x प्लस 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, x यस डिग्री सर। सेल्सियस हो जाएगा 9/5, जहां डिग्री सेल्सियस रखना है देखो इसमें रखा है ना, वहीं पे रख दो x, ठीक, प्लस 32, और ये वैल्यू आएगी किसमें? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में। बात आई समझ में? इस तरह से होगा चेंज। ठीक, बस यही है। और ये जो मैं केल्विन वाला बताया था उसका और एक्यूरेट देखें तो 273.15 होता है वो। तो ये एक्यूरेट वाला ही ज्यादा याद रखना। क्लियर है? सब साइंटिस्ट के ही नाम है केल्विन, और जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन, ना डिग्री सेल्सियस ना डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बॉडी तो टेम्परेचर जो केल्विन। हम लोग नापते हैं जनरली, बॉडी टेम्परेचर जनरली फ़ारेनहाइट में नापते हैं, जो हम 98 100 वो सब बोलते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट में होता है। क्लियर? वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता। So it is interesting to note that temperature below 0 degree Celsius, that is negative values, are possible in Celsius scale, but is in Kelvin scale negative temperature is not possible. देखो, एक होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, पता है किसी को? जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि बिल्कुल पक्का जीरो, उसके पीछे कुछ नहीं हो सकता है। सर जीरो एब्सोल्यूट केल्विन। जीरो टेम्परेचर होता है, जिसको हम अगर केल्विन में बोलें तो 0 केल्विन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में बोलें तो -273 3 डिग्री डिग्री। सेल्सियस होता है वो। ठीक है, क्योंकि खुद ही यस। सोचो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज होता है 273 ऐड करके, तो तो जीरो हो जाएगा तो। -273 में +273 करेंगे तब क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, तो केल्विन में जीरो नहीं आ जाएगा। क्लियर है सबको? सिद्धि, यस साक्षी? सर। हाँ सर। साक्षी, हाँ सर। ठीक, चलो, तो समझ में आ गया। तो इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। तो केल्विन की वैल्यू कभी भी, और इसको इसलिए बोलते हैं कि इससे नीचे का टेम्परेचर अभी तक कभी देखा नहीं गया है कि होता भी होगा। ठीक है, इतना भी बड़ा रेयर देखा गया एक्सपेरिमेंटली तरीके से, इससे नीचे का टेम्परेचर कभी नहीं देखा गया। बोला जाता है कि होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है,
जनरली बोला जाता है कि इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो बोल रहे हैं। यानी कि मिनिमम जो हो सकता है, मिनिमम ठंड जो हो सकती है वो सिर्फ -273 डिग्री तक हो सकती है सेल्सियस में। ठीक है, सर जब इस बोला टेम्परेचर जाता है को ना कि कुछ एग्जिस्ट करते हैं? बोला जाता है -50 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस है ना। ठंड उससे ज्यादा समझ में आती है कि हाँ बहुत ठंडी होगी वहां पे किसी जगह पे, तो कहीं पे बस इतना ही हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो। सर एग्जिस्ट करता है इसका कुछ? हाँ, एग्जिस्ट क्या, सब कुछ सॉलिड हो जाएगा जहाँ तक, अप्रोक्सीमेटली सब कुछ सॉलिडिफाई हो जाएगा जहाँ तक, गैस वैस सब कुछ। सर गैस तो होती नहीं है ना शायद। क्या? गैस तो कहते हैं ना कि 0 डिग्री केल्विन पे वो होती ही नहीं, हाँ वही चीज, तब तक सब एग्जिस्ट कुछ ही नहीं सॉलिडिफाई हो करती। जाता है, तब तक सब कुछ सॉलिडिफाई हो जाता है, सब कुछ पास पास आ जाता है। समझ में आ गई बात सबको? कुछ प्रॉब्लम है? सर यस सर, हम्म। यस, प्रॉब्लम के लिए बोला या समझ में आने के लिए? समझ में आने के लिए। तो आप दोनों क्वेश्चन साथ में पूछ लेते ना तो फिर यस बोल कॉन्ट्राडिक्शन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, तुम लोग इसको देख सकते हो आराम से, कंपैरिजन मिल जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल रूम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, या फिर 298 केल्विन बोल सकते हैं। देख लेना एक बार, नॉर्मल चीजें दी हुई हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ये वो सब कुछ। तो अब बात आती है मेजरमेंट की। कि हम जो मेजरमेंट करेंगे ये टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, इसका उसका, किसी भी चीज का, उसमें अनसर्टेनिटी की। और इसकी बात भी फिजिक्स में अच्छे से हो चुकी है। सर ये तो बहुत अच्छे से करा है। हम्म तो इसकी बात फिजिक्स में हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। जिसको देखना है वो फिजिक्स वाला लेक्चर जाके देख सकता है। अगर ज्यादा समझने के लिए देखना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम आता है तो, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सारे लेक्चर्स हुए हैं, उसमें जिसमें भी हमने एरर और ये सब पढ़ाया, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, तो एरर के बारे में सब बताया है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सब कुछ बताया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चाहो तो वो देख सकते हो फिलहाल, लेकिन अभी यहाँ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि इसको स्किप किया जाएगा, यहाँ भी पढ़ाएंगे। लेकिन बहुत डिटेल में समझने के लिए और ज्यादा डिटेल में अगर यहाँ कम समझ में आता है तो वहां जाके देखा जा सकता है, उसमें बहुत आराम से लंबा चौड़ा बताया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो अनसर्टेनिटी होती क्या है? अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, बताओ? सर एक तरीके से चेंज, मतलब फिक्स्ड ना होना। और कोई? और कोई बताना चाहेगा? नितिशा, सिद्धि, साक्षी? नहीं सर। नहीं सर। नितिशा? अनसर्टेनिटी क्या होती है? सर जैसे कोई टर्म बहुत बड़ी है वैल्यू, तो उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये कोई बात हुई? कुछ भी गलत है। अच्छा, सर्टेन होने का क्या मतलब होता है? मतलब पक्का होना, जो चीज हमें पता है वो सही पता है। ठीक है, तो सर्टेन है वो। ठीक है, जैसे कि अगर सनराइज ईस्ट साइड से होता है अर्थ पे, तो वो ईस्ट साइड से ही होगा हर बार, ये सर्टेन है, ये पक्का है। ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ और हुआ तो उस चीज को हम बोलेंगे अनसर्टेन। यस सर। जो चीज अनयूजुअल जैसी है, जो होना चाहिए था या जो हमेशा होता है वो नहीं हुआ, ठीक है, अनसर्टेन उसी को बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, कि वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे गलत है। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल कि मेजरमेंट का, हाँ कह सकते हैं, जैसे तुम लोग डॉक्टर के यहाँ गए होगे हम्म। और वहां पे अपने आप को वे किया होगा, वेट किया होगा, ठीक है, वेइंग मशीन पे। यस सर। तो वेट कभी भी गलत सलत आया है कभी? हमेशा सही आता है क्या? कभी कभार आता है सर गलत। कभी कभी 5-10 ऊपर नीचे होता है कि नहीं? हाँ सर, हर बार फिक्स नहीं आता है कई बार। हाँ, ठीक है, और काफी फ्लक्चुएशन हो जाता है, 1-8 किलो की बात नहीं है, 5 किलो ऊपर 5 किलो नीचे ऐसे ही हो जाता है। तुम कहीं और जाके तौलोगे तो वहां से डिफरेंट मिलेगा तुमको। तो ये क्या है?
उस मशीन में खराबी है ना कुछ, तो उसने अनसर्टेन वैल्यू बताई, यानी कि तुम्हारा वेट है या तुम्हारा मास अगर उस फॉर्म में कहें तो है, मान लो 60 केजी, लेकिन उसमें बता रहा है 65 केजी। तो ओरिजिनल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से अलग बता रहा है ना, इसी चीज को अनसर्टेनिटी बोलते हैं मेजरमेंट में। आ गई बात समझ में कि कोई चीज हम मेजर कर रहे हैं, नाप तौल रहे हैं, और उसमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो ना आके कुछ गलत आ जाता है। समझ में आई बात? तो हम क्या कहेंगे कि उसमें अनसर्टेनिटी है। सब लोग बोल दो हाँ ना, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो जो हम मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं आया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा क्या होना चाहिए था? वो चेक करने का कोई ऐसा बहुत अच्छा सा खास सा तरीका तो नहीं है, उसका बस इतना ही है कि कई सारे स्केल से चेक कर लो, वेइंग मशीन से, बहुत सारी वेइंग मशीन से चेक कर लो, 3 4 5 वेइंग मशीन से। ठीक है। सब जिसमें मतलब जिनमें ज्यादा कॉमन आ रहा है, यानी कि जैसे 4 में आ रहा है तुम्हारा 62 केजी, और 2 में आ रहा है तुम्हारा 67 केजी अप्रॉक्स, तो ये वाला सही माना जा सकता है क्योंकि वो 4 में आ रहा था। ठीक है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज होती है, कोई जरूरी नहीं हो सकता है 2 वाला सही हो। ठीक है। जैसे हो सकता है चारों मशीन वही गलत हो। हाँ ठीक है, तो उसका कुछ वो नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना अनसर्टेनिटी का क्या है? इसको एरर डायरेक्ट बोल सकती हो कि एरर, गलती, खराबी। ठीक है, अनसर्टेनिटी वही है। मेजरमेंट में वैल्यू इधर उधर हो जाना मतलब अनसर्टेन हो जाना। क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ भी दिक्कत यहां तक? तो उसके बाद बात आती है साइंटिफिक नोटेशन की। क्या होता है ये? कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को हम जब लिखते हैं तो उसको पूरा लिखने में होती है प्रॉब्लम। जैसे ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको देखो, 602.200.000.000.000.000.000.000.000. सुनने में कैसा लगा? बड़ा बहुत अजीब, बड़ा। बहुत बड़ा और बहुत अजीब, है ना? तो ना बोलने में अच्छा लगता है ना लिखने में अच्छा लगता है ऐसा नंबर। ठीक। उसके अलावा ऐसा नंबर भी ना बोलने दिखने में अच्छा लगता है। 0.0000000000166। ठीक है, हमने बहुत सारे जीरो बोले भी नहीं, 166। तो ये ऐसे क्यों लिखा जाए? ऐसे लिखना अजीब है ना, जबकि जरूरत पड़ती है इस तरह की वैल्यूज की, कई बार जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लेके घूमने में, लिखने में, कैलकुलेट करने में, हर चीज में प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए एक तरीका बनाया गया कि इन वैल्यूज को किसी और तरह से लिखा जाए, किसी और फॉर्म में लिखा जाए। बात आई समझ में? और उसी तरीके को, उसी सिस्टम को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। जो वो 10 टू द पावर में लिखने वाला सिस्टम है ना, यस वही है सर। साइंटिफिक नोटेशन। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये क्या है? एक सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यू की वैल्यू नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है वो ये है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम के बराबर। कूलॉम चार्ज की यूनिट होती है। आई बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन पे। तो इसको ऐसे लिखा गया है, ऐसे में तो बड़ा छोटा सा आसान सा लग रहा है, लेकिन अगर वैसे लिखा जाता तो क्या होना पड़ता? सोचो जरा, 19, 10 टू द पावर -19 का क्या मतलब है? 1/10 टू द पावर 19। और 10 टू द पावर 19 का क्या मतलब है? 1 के आगे 19 बार जीरो लगाने हैं तुमको, 19 बार। समझ में आई बात? तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा, या फिर इसमें जो पॉइंट में लिखोगी उसमें पॉइंट में 000 करके कम से कम 18 बार जीरो लगाने हैं, तब जाके 1 और 6 लिखना है, 18 बार जीरो लगाना है। तो ये अजीब सा हो जाता है लिखने में। समझ में आई बात? इसीलिए इस तरह से लिखा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है किसी चीज को, चाहे वो बड़ी वैल्यू हो चाहे छोटी वैल्यू हो। यानी कि एक नंबर लिखो, और वो नंबर होना चाहिए इस तरह से कि जैसे 573 लिखना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो सिर्फ एक डिजिट को रखो इंटीजर में, बाकी सब डेसिमल प्लेस पे ले जाओ, यानी कि 5.73। ठीक इंटू है। 10 to the power 2। अब उसके अलावा जो बचा, जिसमें जिसकी वजह से तुमको चेंज करना पड़ा, ये लाने के लिए क्या करना पड़ा तुमको? 100 से डिवाइड करना पड़ा ना, तभी तो ये आएगा 5.73। तो 100 का एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब एक 10 टू द पावर 2 भी आएगा। किसको समझ नहीं आया बताओ? नितिशा, सिद्धि, साक्षी,
अच्छा, साक्षी है भी नहीं। हाँ, क्लियर सर। क्लियर है सिद्धि? हाँ सर। समझ में आ गया ना? हाँ। ठीक है, तो ये कैसे आया क्लियर? इसी तरह से हम हर चीज को लिख सकते हैं, कभी 10 की पॉजिटिव पावर में, कभी 10 की नेगेटिव पावर में। 10 से बड़ा अगर कोई नंबर है, 10 से बड़ा कोई नंबर है, तो उसको हम 10, उसमें जो आएगा साइंटिफिक नोटेशन में, तो 10 की पॉजिटिव पावर में आएगा। जैसे 11 है, 11 है, उसको 1.1 इंटू 10 लिख सकते हैं, या 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में 11 को लिखने का तरीका। ठीक है, और छोटा अगर है, 0 पॉइंट समथिंग है, 0.2 है, इसको लिखने का तरीका 2 इंटू 10 टू द पावर -1 हो गया। ठीक है, 10 की नेगेटिव पावर आएंगी, छोटा नंबर है तो। आ गया समझ में? बस यही साइंटिफिक नोटेशन है, कुछ है नहीं इसमें। अब हम अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज का करते हैं तो कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करने में जैसे ये लिखा हुआ है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 और 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8, दो वैल्यूज लिखी हैं, और 5.6 इंटू 6.9, इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, नंबर नंबर का एक साथ। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 4 चीजें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है ना। डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करो। कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? सर हाँ सर। तो 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 8 साथ में लिख लिया। अब यहाँ पे दोनों में बेस सेम है, 10 है ना दोनों में बेस, तो पावर का क्या होता है? एडिशन। ऐड हो जाएगी, सीधी सी बात है। कितनी हो जाएगी पावर? 13। सही? यस सर। ठीक ठीक है, और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो अपना आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई आया 38.64, 38.64 मल्टीप्लाई आया। ठीक, लेकिन इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमको इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जो आपने बताया कि सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए डेसिमल से पहले, और वो डिजिट 0 नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। कोई 1 to 9 वाली डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ दो दो डिजिट आ रही हैं, तो हम एक करेंगे, इसको 3.864 लिख देंगे। तो पॉइंट हमने इस तरफ शिफ्ट किया, तो जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब है कि हम 10 का डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए एक पावर और बढ़ जाएगी इसमें। समझ में आई बात? तो फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ सर। ठीक है, और अगर हम लोग ये करते हैं, क्या नाम है, 2 पॉइंट एडिशन वगैरह कुछ करते हैं, डिवाइड में तो ऐसी इसी तरह हो जाएगा कि नंबर नंबर डिवाइड कर दो और इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड में क्या है, 10 टू द पावर -3 है, ये नीचे 10 टू द पावर 4 है, तो ऊपर इसको अगर हम लेके जाते हैं तो ये भी 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। पावर नेगेटिव हो जाती है ना, ऊपर से नीचे ले आओ या नीचे से ऊपर ले जाओ, सर। तो ये अपने आप फाइनली 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, -3 -4 -7। ठीक, बाकी इसका जो डिवाइड आएगा वो अपना आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, उसके हिसाब से जो 10 की पावर में चेंज करना है वो कर दो, हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो सीधे सीधे है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सोचना पड़ता है कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और ऐड करना है इसको हमको 2.4 या 2.3 इंटू 10 टू द पावर -18 से, तो क्या आएगा? कैसे करेंगे ऐड? इन दोनों तो नंबर को इसका सीधे पावर ऐड कर बराबर सकते हैं। करेंगे। इन दोनों नंबर को सीधे ऐड नहीं कर सकते हैं जैसे मल्टीप्लाई में किया था, इसको और इसको। नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते? सर इनकी पावर बराबर नहीं है ना, तो पावर बराबर नहीं है तो क्यों नहीं ऐड करेंगे? तो सर हम वैसे वैल्यू लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। वो बात नहीं है। प्रॉपर लॉजिक ये है कि बीच में एडिशन है, तो हम जंप करके इसको इधर लिख के ऐड नहीं कर सकते ना। सब पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन में होता तो चाहे तुम a इंटू बी इंटू सी इंटू डी लिखो, चाहे तुम a इंटू सी इंटू डी इंटू बी लिखो, सब एक ही बात है। लेकिन अगर इसके बीच में एक भी साइन अलग है
फिर तुम पलट नहीं सकते हो इसको, सिर्फ इतना पलट सकते हो और इतना पलट सकते हो आपस में, b इंटू ए लिख सकते हो और d इंटू सी लिख सकते हो, लेकिन इससे ये ऐड नहीं हो जाएंगे क्योंकि बॉड मास रूल फेल हो जाएगा। फिर अगर तुमने इसको ऐड कर दिया तो क्या होगा, हमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर हम आएंगे एडिशन पे। बॉड मास पता है ना सबको? यस सर, हम्म, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन हाँ मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट वही सब चलता है, समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए पहले हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पावर कॉमन आए, पावर सेम आए, जिसकी वजह से हम इसको कॉमन ले कॉमन पाए। ले लेंगे। और कोई बात नहीं है, कॉमन ले लेने से तब हम इन वैल्यूज को जो भी बचेंगी वो ऐड कर सकते हैं। तो या तो 10⁻⁻18 को 10⁻⁻19 बना लो, या -19 वाले को -18 बना लो। किसको बनाया जाए बताओ? सर 18 बना लो। 18 बना दें। तो इसको 10⁻⁻18 बनाने के लिए इसमें एक 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, Yes, sir. करना या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं। क्यों? 10⁻⁻19 है ना, और -18 चाहिए तो एक ऐड होगा ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आई बात? ऐड होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो जो हमने मल्टीप्लाई किया वही हमको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि ये तो हमारी अपनी मर्जी थी ना मल्टीप्लाई करना, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए। तो इसीलिए डिवाइड का इसमें इफेक्ट आएगा। ये हो जाएगा कट के 0.16 और ये फाइनली हो जाएगा 10⁻⁻18। समझ में आई बात? अब हम यहां से 10⁻⁻18 को ले सकते हैं कॉमन और तब कर सकते हैं एडिशन। दोनों में है तो कॉमन ले लिया, अब ऐड कर सकते हैं। 0.16 प्लस 2.3 ऐड होगा कितना आएगा? 2.46 इंटू 10⁻⁻18। यस किसको नहीं आया? आ गया सर। आ गया? Yes, sir. सिद्धि, साक्षी हाँ फिर बीच सर, में चली गई, क्या हुआ? पता नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देख लो, फाइनल कर लो, उसके बाद बता देना, क्योंकि कंफ्यूजन में रहने का कोई फायदा नहीं है। और 1 2 3 क्लासें काफी होती हैं ये बात समझने के लिए कि आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है? सर, कल बताती हूँ सर। ठीक है, बिल्कुल। तो अपना भी बता देना, साक्षी का भी बता देना। चलो, हाँ सर। ठीक है, तो देखें फिर आगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ में आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया कैसे होगा। इसके बाद बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर की। कि ये क्या होता है। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने फिजिक्स वाले लेक्चर में। तो जिसको भी डाउट है, नहीं आ रहा है, वो वहीं जाके देखे। यहाँ पे इसमें टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, इसीलिए हम ये यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है, पूरा फिजिक्स वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है हमने कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। बिल्कुल सेम है, एक जरा सा भी 1% आधे परसेंट का भी चेंज नहीं है कि वहां अलग यहाँ अलग होता हो। बिल्कुल ही सेम है, जरा सा भी अंतर नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन में कुछ चेंज आया ही नहीं है। यहाँ तक का सर, पोर्शन है। हाँ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन भी है उसमें। हाँ, एक्यूरेसी और प्रिसिशन भी उसमें है, वो सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो ये तो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन तो शायद यहाँ पे भी होगा कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं है, उसमें है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। Sir, इसमें भी है। हाँ इसमें है? सर, है इसमें। कहाँ है? अच्छा, एक मिनट। सर होगा ना नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर का, अच्छा हाँ, बीच में दे दिया है, हेडिंग बना के नहीं दिया है शायद। सर ज्यादा डिटेलिंग में नहीं होगा। हेडिंग बना के नहीं दिया है, क्योंकि फिजिक्स में होता है ना, एक जगह ज्यादा डिटेल में दिया है, एक जगह क्यों दे देंगे उतना। तो नॉर्मल तरीके से दिया हुआ है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन वाला। ठीक है, वो भी उसमें है, उसमें बताया है हमने डिटेल में, सारे क्वेश्चंस पूछ के और सब कुछ करके। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. हाँ सर। और एक लाइन में अगर बता दे तुम्हें, ठीक है सिद्धि, एक्यूरेसी मतलब कि कोई ट्रू वैल्यू, कोई एक्चुअल वैल्यू, जैसे अभी मान लो सच में जो भी टाइम हो रहा है, मान लो 9:36 PM, ये टाइम अभी एक्चुअल में हो रहा है। तो एक्यूरेसी ये कहती है कि तुम्हारी घड़ी भी कुछ नहीं तो इसके आसपास टाइम तो बताए, यानी कि 9:35 PM, 9:37 PM, ऐसे कुछ बताए। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब है असली, ओरिजिनल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के जितना हो सकता है पास रहना। समझ में आई बात? हाँ सर।
और प्रिसिशन अलग चीज है। प्रिसिशन का मतलब है एक्चुअल वैल्यू से उसका कोई पूरी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। मान लो तुम्हारी घड़ी में इस समय 7:30 हो रहे हैं, ठीक है, और तुमने कई बार देखा 7:30 हो रहे हैं, तो फिर तुम्हारी घड़ी प्रिसाइज है, हर बार यही टाइम बता रही है। वैसे घड़ी से नहीं समझ में आएगा, जो भी है, वेइंग स्केल है, वेट मशीन है, उसमें एक बार तुमने वेट किया तो आया मान लो 55.2 kg, ठीक है, फिर से तुमने वेट किया फिर आया 55.3 kg, फिर वेट किया फिर आया 55.1 kg, ठीक है, 3 वैल्यूज आई, 3 बार तुमने किया। लेकिन तुम्हारा ओरिजिनल वेट हो सकता है 60 kg था, ओरिजिनल मास ये नहीं था, ये मशीन ही गलत बता रही थी। लेकिन ये मशीन एक्यूरेट तो नहीं है पर प्रिसाइज जरूर है, क्योंकि इस मशीन में सारी वैल्यू आपस में क्लोज क्लोज हैं। मतलब ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है प्रिसिशन का। बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल मास तुम्हारा 60 kg है अगर, ठीक है, ओरिजिनल मास तो 60 kg है, उससे कोई मतलब नहीं है प्रिसिशन को। क्लियर? प्रिसिशन का मतलब ये वाला जो वेइंग स्केल है ये कितना खराब है। ये खराब है कि बस इसका सेटिंग चेंज हो गया होगा, 5 किलो ऊपर नीचे दिखा रहा होगा। आई बात समझ में? तो हर बार देखो उतने के आसपास घूम रहा है ना। लेकिन अगर ये प्रिसिशन इसका खराब हो गया इस वाले वेइंग स्केल का, तो एक बार 55.2 kg बताएगा, दूसरी बार सीधा 60 kg बता देगा, तीसरी बार 45 kg बता देगा, इतना अलग अलग आएंगी वैल्यूज। ये प्रिसाइज नहीं है फिर, ठीक है, हाँ सर। ऐसा कुछ होता है। ये ऊपर ऊपर से हमने बता दिया, डिटेल में वहां पे हुई है इसके बारे में बातें, होता बस वैसे इतना ही है, ठीक है। प्रिसाइज होने का मतलब कि अपने उसमें बहुत बारीकी से तुम काम कर रही हो, वो प्रिसिशन हुआ, ठीक है। जैसे कि आ, बड़ी मूर्ति बनाने के लिए, बड़ी मूर्ति में चेहरा और सारी चीजें बनाने के लिए जो कटिंग टूल्स चाहिए, कट करने के लिए टूल्स चाहिए, वो थोड़े बड़े टूल्स होंगे। लेकिन बहुत छोटी सी, मान लो 1-2 सेंटीमीटर बड़ी छोटी सी, बिल्कुल हाथ उंगली के बराबर मूर्ति बनाने के लिए क्या होगा, छोटे टूल होंगे, तो उनको प्रिसिशन टूल बोलते हैं। उनमें आंख बनाना वो बनाना बहुत छोटे टूल्स का काम है, तुम बड़े टूल से उसमें आंख और नाक नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रिसाइज नहीं है वो टूल, उनमें प्रिसिशन की कमी है बड़े टूल्स में। तो उसके लिए अलग टूल होंगे जिनको प्रिसिशन टूल बोलेंगे। समझ में आई बात? ऐसा कुछ, हाँ सर। वो बिल्कुल प्रिसाइज है, वहां तक का काम कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं यहां से, डायमेंशनल एनालिसिस से। ये भी वहां सारी बात हो चुकी है और यहाँ पे भी काफी सिंपल ही होती है, इसीलिए फटाफट इसको बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशनल एनालिसिस है क्या, पता है? सिद्धि थोड़ा बहुत बताओ, सिद्धि, नितिशा। नहीं सर, नहीं पता। नितिशा, डायमेंशनल एनालिसिस पता है? क्योंकि तुम बाद में आई हो इसलिए पूछ रहा हूं। नो सर। पहले डायमेंशन क्या होती है ये पता है? अच्छा, अभी जो हमने 1D 2D लिखा था उसमें D क्या था? 3D लिखा था ना, समझाने के लिए वॉल्यूम वगैरह, वॉल्यूम एरिया। तो ये D क्या था? ये D डायमेंशन ही था। यस सर। आई बात समझ में? D था डायमेंशन। तो कोई भी चीज का जिस जिस तरीके से जिस उसमें हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है, उसको डायमेंशन बोला जाता है। जैसे किसी भी चीज का, जैसे एक ब्लॉक है, हम्म, एक ब्लॉक है, उस अगर हम कहें कि इसके डायमेंशंस बताओ, तो इसके डायमेंशन में कई सारी चीजें बताई जा सकती हैं। इसकी लेंथ बताई जा सकती है किसी तरीके से, जैसे डायमेट्रिकली बताई जा सकती है, या इसके एक साइज की लेंथ बताई जा सकती है। इसके प्लेन का, सारे प्लेन्स का एरिया बताया जा सकता है, टोटल एरिया, जितने भी 6 प्लेन हैं इसके। इसका वॉल्यूम बताया जा सकता है, इसका मास बताया जा सकता है, ठीक है, इसकी डेंसिटी वगैरह बताई जा सकती है। तो ये सब डायमेंशंस हैं एक तरह से देखा जाए तो। समझ में यस आई सर। बात? और सही देखा जाए तो लेंथ एक डायमेंशन है, मास एक डायमेंशन है, एरिया और वॉल्यूम लेंथ से ही बने हैं, इसीलिए वो कोई अलग डायमेंशन नहीं है, वो लेंथ से ही आ रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर? वो लेंथ से ही मिला मिला के बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं? तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उन्हीं सबसे डायमेंशन की भी बात आती है, ठीक है, कि इसमें मास बताना है तो मास की अपनी एक डायमेंशन है। क्लियर? उसमें अलग ही चीज पता कर रहे होते हैं।
समझ में आई बात? तो हाँ डायमेंशन की कैसे एनालिसिस करेंगे? जैसे कि हमने वॉल्यूम में बताया था कि 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाता है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? एल क्यूब, लेंथ क्यूब, वॉल्यूम की डायमेंशन। समझ में आई बात? लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई? एल, कैपिटल एल से लेंथ को डिनोट करते हैं, ठीक है। मास की डायमेंशन को लिखा जाता है कैपिटल एम, टाइम की डायमेंशन को लिखा जाता है कैपिटल टी, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस और जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डायमेंशन को लिखा जाता है ए, एम्पियर की वजह से, ठीक है। करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, उसके बेसिस पे उसको ए लिखा जाता है। आई बात समझ में? कुछ डाउट यस है सर इसमें? अब हम डायमेंशन के तरीके से किसी चीज को बताएंगे कैसे? जैसे अगर हम पूछें कि एल अपॉन टी या फिर एल टी इनवर्स, ये किसका डायमेंशन होगा, तो कैसे सोचेंगे कि ये किसका डायमेंशन होगा? बताओ, सोचा कैसे जाएगा कि ये किसका डायमेंशन है, किस चीज का, किस क्वांटिटी का डायमेंशन है? फिर अच्छा, एल का कोई मतलब मीटर और टेम्परेचर होगा ना, टी का मतलब टाइम होगा। टाइम। अच्छा, एल में पावर कैसी, कितनी नजर आ रही है, ये बताओ। 1। सबको नजर आ रही है? सिद्धार्थ, तुमने शुरू का पढ़ा यस हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि और सब बोलें, ठीक है ठीक है। सर। तुम शुरू में आए थे ना, ये लोग नया नया ज्वाइन किए, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। तो एल क्या हो गया, इसकी पावर कितनी है? 1, दिख रहा है। और एल लेंथ होता है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर में होगी, सही यस है। सर और टी क्या है? टाइम टाइम है। तो टी टाइम है, तो उसकी यूनिट सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन टाइम की पावर -1 है, तो सेकंड की भी पावर क्या होगी? -1। और -1 पावर का मतलब क्या है? 1 अपॉन में लिख सकते हैं उसको। तो ये मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? मीटर पर डिस्टेंस सेकंड, डिस्टेंस। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी या स्पीड की ना? यस सर याद नहीं आ रहा है सिद्धि? पता हाँ चला? सर मीटर पर सेकंड में ही तो नापते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये किसका वो हो गया, डायमेंशन हो गया? वेलोसिटी का स्पीड डायमेंशन हो गया, या स्पीड का डायमेंशन हो गया। समझ में आई बात? यस डायमेंशन कैसे देखेंगे, ये दिखा ना, समझ में आया? यस तो सर किसी भी का भी डायमेंशन, और लिखा ऐसे ही जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज किया जाता है, इसमें एम लिखते हैं, एल लिखते हैं, टी लिखते हैं और ए लिखते हैं, और उसके हिसाब से पूरा डायमेंशन की बात होती है। यानी कि अगर हमको वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है, तो सबसे अच्छी बात उसकी यूनिट देखो, फॉर्मूले से यूनिट पता चल जाएगी ना। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऊपर मीटर मीटर होगा, नीचे सेकेंड। तो इसका मतलब लेंथ है और अपॉन में टाइम है, तो टाइम को ऊपर ले जाए तो -1, सही है। ये हो गई डायमेंशन। इसका मतलब है कि m की पावर 0 होगी, मास नहीं आया ना इसमें, मास नहीं आया। तो जो भी ये क्वांटिटी है वेलोसिटी वाली, उसमें मास की जगह पे हम पावर 0 लिख देंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, बताओ फिर फटाफट। 1। यस सर सिद्धि पता है? हाँ सर किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 हम्म। तो x टू द पावर 0 भी 1, तो यहाँ m की पावर 0 मतलब 1, मास नहीं है, ये शो कर रहा है। और लेंथ में एक पावर है, तो यहाँ पे भी लेंथ में एक पावर रहने दो। टाइम में -1 है पावर, क्योंकि वो डिवाइड में है, तो -1 पावर लगा दो। और एम्पियर यानी कि करंट में भी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ करंट जैसा कहाँ कुछ है, तो उसमें भी पावर दिखा दो 0। ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी? वेलोसिटी या स्पीड की। पूरा ओवरऑल लिखें तो ऐसा लिखेंगे, और खाली इतना ही लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। खाली एल टी इनवर्स भी लिख सकते हैं। समझ में आई ना बात, कैसे तय हो रहा है? बताओ। यस इन्हीं सर इन्हीं 4 चीजों में डायमेंशन लिखी जाएगी हमेशा, ध्यान रखना। इसके अलावा ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है किसी चीज की डायमेंशन लिखने या बताने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाता है। अगर हम तुमसे पूछें फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे?
फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बात पता है? हाँ सर। मास किस में होगा, केजी में? या केजी। उसका तो सीधे सीधे बता दो, मास का एम होता है ना? या चलो यूनिट पहले देख लेते हैं, यूनिट देख के ज्यादा आसान हो जाता है। मास होता है केजी में, सही, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन किस में होता है, यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? हम्म? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यस सर। ये तो पता है सिद्धि? हाँ सर। तो डेल्टा वी किस में होगा, वी किस में होगा मतलब? द मीटर पर मीटर। सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। और टाइम किस में होगा, वो सेकेंड में। तो सेकेंड अपॉन में दो दो सेकेंड नहीं आ गए, तो मीटर पर मीटर पर सेकंड सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं आया। हाँ यस सर। सर। क्लियर? अब यहां से देखा जाए, अब इससे हम डायमेंशन लिख सकते हैं ना, क्यों? पहले क्यों नहीं लिख सकते थे, अब क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सबको हमने इन्हीं सब में ले आया। देखो ये क्या है, मास है, मास का हमको पता है। ये क्या है, मीटर, लेंथ है, लेंथ का हमको पता है, एल लिखते हैं। ये क्या है, टाइम है, टाइम का हमको पता है। तो हम डायमेंशन लिख पाएंगे ना अब। केजी के लिए क्या लिखोगे, एम, एम। और पावर भी वन है, तो इसकी भी पावर वन ही रहने देंगे हम। मीटर लेंथ है, उसकी भी अरे पावर वन है, इसीलिए पावर यहाँ भी वन रहने देंगे। अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, तो टी की पावर में -2 आ जाएगा, टाइम की पावर में। सही है? हाँ सर। यस समझ सर। समझ में आया ना डायमेंशन कैसे लिखेंगे? और ए नहीं है तो ए को दिखाना चाहो तो दिखा दो, पावर 0 लिखना बस। ठीक है, हो गया, फोर्स की डायमेंशन आ गई, ml t⁻²। इसी तरह किसी भी चीज की डायमेंशन बनाई जा सकती है, बस फर्क ये है तुमको बेसिक वाली सारी बातें पता होनी चाहिए। यानी कि जैसे भाई, जैसे एक्सेलरेशन का बनाना है तो उसका यूनिट क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, तो डायमेंशन आराम से बनाया जा सकता है किसी का भी। हो गई बात, समझ में आ गई? हाँ सर। एक आखिरी बात, कि डायमेंशन ये बता रहा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं तो बताना। सिद्धि, तुम्हारा मास कितना है? ओरिजिनल ना बताओ, ऐसे ही बता देना भले। 30 किलोग्राम। ये ज्यादा मतलब अनरियलिस्टिक हो गया, कोई बात नहीं, 30 किलोग्राम, ठीक। तुम्हारा मतलब हाइट कितनी है, ये भी ऐसे ही बता सकते 160। हो। 160 क्या, सेंटीमीटर? हाँ। अगर सेंटीमीटर में ले तो, है ना? मीटर में ले तो, अगर मीटर में ले लेते हैं चलो, एसआई यूनिट में हो जाएगा, तो 1.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 1.6 मीटर। अब अगर हम कह रहे हैं अपने मास को अपनी हाइट से ऐड कर दो, तो कितना आएगा? सर नहीं होगा। हाँ नहीं होगा सर, यूनिट सेम नहीं है। हाँ, यूनिट सेम नहीं है वाली बात नहीं है, ये दोनों क्वांटिटी ही सेम नहीं है। यूनिट सेम नहीं हो तो दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी सेम नहीं है। मास और हाइट कैसे ऐड हो जाएंगी, क्यों पता है? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डायमेंशन की चीजें हैं। यस सर। अलग अलग डायमेंशन की चीजें ऐड नहीं की जा सकती हैं। तुम टाइम को स्पेस के साथ नहीं जोड़ सकते हो, समझे? टाइम को मास के साथ नहीं जोड़ सकते हो, नहीं घटा सकते हो। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दूसरी नई चीज बन जाएगी, ठीक है? जैसे मास को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, फोर्स। फोर्स। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। लेकिन क्या कभी भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से ऐड कर सकते हैं? नो सर। ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग डायमेंशन है, लेंथ वाली डायमेंशन है, टाइम टाइम वाली डायमेंशन है अपनी, तो कैसे ऐड कर देंगे? समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम दो सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही ऐड कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। क्लियर? दूसरी बात ये कि यूनिट, यूनिट, अच्छा चलो सेम डायमेंशन वाली चीजें ले लेते हैं। अ, नितिशा, अपना मास बताओ, ओरिजिनल नहीं, ऐसे कुछ बताओ। सर 35। 35,000 ग्राम, ठीक है। अब दोनों का मास ऐड कर सकते हैं ना, कितना आएगा? 35,030, 65 किलोग्राम। नहीं 35,030 नहीं सर। ग्राम, क्योंकि नंबर 30 है, 30 को 35,000 से ऐड करना है, ये आएगा ना। हाँ सर। नो। सर नंबर यही आएगा, पर केजी और ग्राम को कैसे ऐड कर सकते हैं हम? हाँ, यानी कि हमने सेम
डायमेंशन में दो चीजें ले भी ली तो उनका जो यूनिट है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, यस बिल्कुल सर। सेम। यानी कि ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, है ना। जैसे कि 1 किलोमीटर और 5 मीटर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 तो नहीं आएगा ना कम से कम। नहीं, कितना आएगा, पहले इसको वन चेंज करना पॉइंट पड़ेगा जीरो जीरो 1000 मीटर में, तब होगा कितना, Yes, sir. 1005 मीटर। सही है, 1005 मीटर। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में, तो इसको तुम जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव। फाइव किलोमीटर, सॉरी ग्राम नहीं मीटर, किलोमीटर में लिख लिया। ठीक है, अब कर सकते हैं तो 1.005 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, यानी कि यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, डायमेंशन के बाद ये देखना जरूरी होता है। समझ में आ रही बात। Yes. दूसरी बात, ये सब बातें हो चुकी हैं पहले, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं, पर इसमें कम टाइम लगेगा, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये कि अगर हम एक इक्वेशन बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ए, कुछ बी, कुछ सी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो सकते हैं, ठीक है, और उधर कुछ डी, कुछ ई, कुछ एफ और कुछ ई अपना आ रहे हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे आ रहे हो सकते हैं। ऐसा कुछ होगा ना, इक्वेशन ऐसी तो नजर आती है। यस सर। समझ में आई बात, सबको दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऐसी नजर आती है तो इसमें यहाँ पे ऐड तो तभी कर पाएंगे ना, या जब ये ए बी सेम डायमेंशन डायमेंशन में सेम हो। होगी। Yes, सब्ट्रैक्ट sir. भी तभी कर पाएंगे, यानी कि इन सब की डायमेंशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इन सब के यूनिट्स भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। आ गई बात समझ में सिद्धि, Yes, sir. यस सर। है ना। उसी तरह डी का भी ई के साथ और एफ के साथ सेम होना चाहिए। सही बात है। सर इधर वालों के साथ भी सेम ही होना चाहिए ना, क्योंकि रुक इक्वल तो टू है। जाओ, एक एक स्टेप में आ रहा है ना। डी, ई और एफ का आपस में सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इनको क्या किया जा रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी। तो अगर इधर का कुछ डायमेंशन है और इधर का कुछ डायमेंशन है, वो दोनों इक्वल नहीं है, सेम डायमेंशन नहीं है, तब भी हम ये इक्वल का साइन नहीं लगा पाएंगे। यानी कि इधर कुछ मास में आ रहा है और इधर कुछ टाइम में आ रहा है, तो टाइम और मास को इक्वेट नहीं कर सकते। जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वैसे दो डिफरेंट डायमेंशन वाली चीजों को इक्वेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, 5 kg मास और 5 आवर्स में 5 तो सेम दिख रहा है, पर इसकी इक्वल होने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आ गई बात समझ में, नहीं कर सकते इक्वेट। तो उसी इसका मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम डायमेंशन होना जरूरी है। अगर इक्वेशन के लेफ्ट में सब कुछ मिला के वेलोसिटी आ रहा है, तो राइट में भी सब कुछ मिला के वेलोसिटी ही आना पड़ेगा, नहीं तो वो इक्वेशन गलत है। समझ लो वो इक्वेशन सही ही नहीं है। आ गई बात समझ में सिद्धि, नितिशा, हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है ना। समझ लेना इक्वेशन ही गलत है जो भी लिखी है तुमने। बाई चांस कभी कभी भूल जाते हैं ना हम लोग, तो गलत इक्वेशन आती है, तो पता करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, खुद को भी पता करने का। हो गया क्लियर, बस यही सब है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे ये सब कुछ कुछ दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, और कल फिर फिजिक्स वाली क्लास होगी। आज यहीं तक खत्म करते हैं।